कुछ साल पहले एक आदमी था, अच्छी नौकरी करता था, फैमिली थी, बीवी बच्चे थे, अपनी जॉब में सेटल था। लेकिन फिर अचानक उसे जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो इंसान फैसला करता है कि अब ये जिंदगी जीने के लायक नहीं है। इतनी कहानी सुनकर आपके जहन में ये आएगा कि शायद उस इंसान ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया हो। हरगिज नहीं। आज वो इंसान एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ है, फोर्ब्स में नाम आता है, दुनिया उससे इंस्पायर होती है। अपनी जिंदगी खत्म करने से मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ बनने तक, इस सब के बीच में क्या हुआ? इस सब के बीच में आपको यह लगेगा कि शायद उसने थेरेपी ली हो, नहीं। शायद कोई मिरेकल हो गया हो, नहीं। शायद जिंदगी का कोई नया सबक मिल गया हो, नहीं। उसके हाथ एक किताब लगी, एक ऐसी किताब कि जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी, क्योंकि जिंदगी पलटने के लिए सोच बदलना जरूरी होता है और किताबें सोच बदलती है। सोच आपके फैसले बदलती है और फैसले आपकी जिंदगी बदलते हैं। 2026 का आगाज है और 2026 में ऐसी 5 किताबें कौन सी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये 5 किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, बिलियनर्स, सीईओज, सब पावरफुल लोग ये किताबें पढ़ते हैं और ये किताबें आपकी सोच बदल सकती हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपने और नोट करनी है कि इन 5 किताबों में से एक किताब ऐसी भी है जो अमेरिका की प्रिजन्स में, अमेरिका की जेलों में बैन है, क्योंकि ये किताब इतनी पावरफुल है कि इसको पढ़ने के बाद जेलों में मौजूद कैदी मैनिपुलेटिव हो गए थे और गार्ड्स को मैनिपुलेट करते थे। कैसे, वो सब आपको मैं बताता हूं, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आज पाकिस्तान में हर साल कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स में फेल होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरियों के इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं और कितने कारोबार ऐसे हैं जो हर साल बंद हो जाते हैं। लेकिन यही रेशो आप अगर अमेरिका की देखें तो अमेरिका में सक्सेस रेट पाकिस्तान के सक्सेस रेट से 3 गुना ज्यादा है। क्या फर्क है? इंसान वही है, 24 घंटे वही है, इंसान का दिमाग वही है, फर्क है माइंडसेट का। और माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पावरफुल टूल ये किताबें होती हैं। तो आज इन 5 किताबों की बात करते हैं, क्योंकि हर किताब की अपनी कहानी है, हर राइटर की अपनी एक दास्तान है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप किताबें देख रहे हैं, जो कि आप तकरीबन हर वीडियो में मेरे बैकग्राउंड में किताबें देख रहे होते हैं, और उसकी वजह ये कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं। और जब मैं ये किताबें पढ़ता हूं तो अक्सर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जो किताबें आप पढ़ते हैं इसके बारे में हमें बताएं, अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताएं, या फिर जो किताब आप लिख रहे हैं उसके बारे में बताएं। सो आई विल सर्टेनली बी टॉकिंग अबाउट द बुक आई एम राइटिंग। लेकिन पहले बात करते हैं उन 5 किताबों की जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। कॉल न्यूपोर्ट की एक किताब है। कॉल न्यूपोर्ट एक ऐसा इंसान है कि जो MIT का प्रोफेसर है, कंप्यूटर साइंसेस का PhD है, 7 दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुका है। लेकिन जो हैरानगी की बात है इस राइटर के बारे में, जो आप सुनकर लिटरली हैरान हो जाएंगे, 7 वर्ल्ड रेनाउंड किताबें लिखने वाला इंसान, इसने कभी जिंदगी में सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। Right now you're actually looking at something quite rare, because I am a millennial computer scientist, book author, standing on a TED stage, and yet I've never had a social media account. कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब नहीं, कोई टिकटॉक, कोई ट्विटर नहीं, कुछ यूज नहीं करता। अब ये बात हैरानगी की बात इसलिए है, आज जिस दौर में जितने कनेक्टेड हम रहते हैं, हमें लगता है कि बगैर सोशल मीडिया के हमारी जिंदगी नहीं गुजरती। इसने ये साबित किया है कि इसके बगैर भी, सोशल मीडिया यूज करके बगैर भी आप मिलियंस कमा सकते हैं, और इसने अपनी किताबों से कमाए हैं। इसकी जो किताब है, ये किताब आपके लिए इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये किताब का नाम है डीप वर्क। और ये अपने इस किताब के अंदर कहता है कि हमारा जो दिमाग है ना, ये काम करता है फोकस के साथ, और जब आप फोकस के साथ कोई काम करते हैं, आप लिटरली कम ड्यूरेशन में वो अचीव कर लेते हैं जो लोग ज्यादा ड्यूरेशन में नहीं कर पाते। ये कहता है कि 4 घंटे अगर आप फोकस के साथ काम कर लें, आपको 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी हैरानगी की बात है, और उसकी वजह ये कि जैसे ही हम किसी डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग रीसेट हो जाता है 23 मिनट, यानी अगले 23 मिनट तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सोचें, अगर आप
कोई काम फोकस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 बार अपना फोन उठा लिया कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए, कोई मैसेज देखने के लिए, या किसी के मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं उसको देखने के लिए, तो 10 बार का मतलब है कि 230 मिनट आपके रीसेट हो जाएंगे, आप फोकस की तरफ नहीं आ पाएंगे। 230 मिनट, अब जरा इसको 60 पे डिवाइड कर लें, कितना टाइम बनता है। इसलिए वो कहता है कि जो काम आप 4 घंटे में कर सकते हैं, बाकी दुनिया को 10 घंटे लगते हैं। और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी अपॉर्चुनिटी की वजह यह है कि जितनी दुनिया आज आप देख रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में आपको पता है कि एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है? पाकिस्तान में एवरेज स्क्रीन टाइम है 7 घंटे। यानी 7 घंटे जो लोग सोशल मीडिया को दे रहे हैं, उनका दिमाग फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब दोबारा रीसेट करेंगे अपने आप को तो शायद वो अगले 7 घंटे भी गवा देंगे। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप फोकस के साथ काम करेंगे, आप कम ड्यूरेशन में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। जब मैंने ये किताब फर्स्ट टाइम पढ़ी, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने अपना फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया ताकि मेरा एक स्प्रिंट हो। 30 मिनट फोकस के साथ, फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर 30 मिनट अगला काम फोकस के साथ, 5 मिनट की ब्रेक। दुनिया की हर इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। हर मैसेज को टाइमली रिस्पॉन्ड कर देना ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है। एंड दिस इज अ लीथल बुक दैट यू शुड बी रीडिंग इन 2026। लेकिन ये जो फोकस है ना, ये तभी चलता है जब आपको ये पता हो कि लोग आपके साथ क्या हरकत करते हैं। और उसके लिए नंबर 4 पर जो किताब आपके लिए है, उसको जानना जरूरी है। 1998 में एक किताब आई। जब ये किताब मंजर आम पर आई, तब ये इतनी खतरनाक हो गई कि अमेरिका की जेलों के अंदर इस किताब को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस किताब के अंदर कुछ ऐसी ही पावर्स थी। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब लिखी और इस किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। वो रूल्स, वो पावर के फॉर्मूले जो दुनिया आपके ऊपर इस्तेमाल करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जब ये किताब आई तो इस किताब के राइटर ने ये बताया कि उसने 3000 साल की रिसर्च इकट्ठी की है दुनिया के लीडर्स के ऊपर, डिक्टेटर्स के ऊपर, टायरेंट्स के ऊपर, और उसने ये देखा है कि दुनिया के फॉर्मूले वही रहते हैं, सिर्फ लोगों के रोज, लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। Power is something that's part of human nature. There's no such thing as a group of people who don't want power. So that's why you need to read the book. जो ताकत का फॉर्मूला क्लोपेट्रा ने इस्तेमाल किया, वही आज कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में इस्तेमाल होता है। जो कुछ नेपोलियन ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, स्ट्रैटेजीज यूज की, वही आज स्टार्टअप फाउंडर्स यूज करते हैं। तो ताकत का फॉर्मूला नहीं बदलता, सिर्फ उसको बताने वाले, उसको सीखने और समझने वाले बदल जाते हैं। जब ये किताब मंजर आम पर आई, अमेरिका की जेलों के अंदर जहां इनमेट्स को अलाउड होता है कि वो किताबें रख सकते हैं, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी। जब कैदियों ने ये किताबें पढ़ी तो कैदियों ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी ये मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज। किसके ऊपर? जितने गार्डियंस मौजूद थे जेल के ऊपर। और उन्होंने देखा कि जेल को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने गार्ड्स हैं ये मैनिपुलेट हो रहे हैं इनके हाथों। सो दे बैंड द बुक। अब इस किताब से 3 आपको इसके लॉज बताता हूं जो आपके लिए बड़े रेलेवेंट हैं। जो पहला लॉ मैं आपको बता रहा हूं, ये किताब के अंदर आपको पहला लॉ ही मिलेगा, और ये कहता है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब बहुत से लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, नौकरियां करते हैं, आप इसको समझ पाएंगे कि कभी भी अपने बॉस से ज्यादा अक्लमंद और इंटेलिजेंट साबित अपने आप को करने की कोशिश मत करना। अक्सर आपने ये देखा होगा, मीटिंग के अंदर एक नया नौजवान, एक नया एम्प्लॉय आता है, बड़ी जबरदस्त पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन उस पार्टिसिपेशन के नतीजे में बॉस की ईगो हर्ट हो जाती है और नेक्स्ट टाइम उसे कॉर्नर कर दिया जाता है, प्रमोशन किसी और को दे दी जाती है। ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बहुत पुराना। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था लॉन्ग टाइम अगो, और उस करियर में जहां मैं नौकरी कर रहा था, मेरे एक सीनियर थे। उन सीनियर ने छुट्टी पे जाना था, तो उन्होंने बॉस के लिए, जो हम दोनों के कंबाइंड बॉस थे, उनके लिए एक एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि आई हैड बिन थिंकिंग अबाउट, जो भी उन्होंने बात लिखनी थी। मैंने वैसे ही जब पढ़ी, मैंने कहा सर गलती कर रहे हैं, यहाँ हैड बिन नहीं होगा, यहाँ हैव बिन होगा। मैंने वैसे ही मशवरा दे दिया। तो उन्होंने पता आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे पता है कि ये गलती है, और ये कहकर वो अंदर चले गए और मुझे कहने लगे देखना भी क्या होगा। मैंने कहा ओके। जब वो अंदर लेकर गए एप्लीकेशन को बड़े बॉस के सामने, बड़े साहब के सामने, बड़े साहब ने एप्लीकेशन देखी और उन्होंने पेन उठाया रेड कलर का,
क्योंकि ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने कहा ये हैव बिन होता है, हैड बिन नहीं होता, अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें, जाओ अप्रूव कर दिया, छुट्टी हो गई। फाइन। जब वो बाहर आए मैंने कहा ये किया क्या आपने, ऐਵੇਂ ही अपनी बेइज्जती करवाई आपने। तो कहने लगे कि भाई तुमने ये देखा कि मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई, बॉस को उसकी ईगो मिल गई, मुझे मेरी छुट्टी मिल गई। सो दिस इज हाउ दिस बुक टेल्स यू कि ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। इसी तरह एक और फॉर्मूले पे ये बात करते हैं जो इस किताब के अंदर आपको नंबर 4 पे मिलेगा, मेरे लिए ये नंबर 2 है आपके लिए। और ये फॉर्मूला कहता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आपने ये देखा है कि पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम, और ये पूरे साउथ एशिया पे भी अप्लाई होता है, हम ओवर शेयरर्स हैं। हम हर बात जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जरूरत से ज्यादा बताते हैं, जिसको नहीं भी बतानी होती उसको भी बताते हैं, जो मशवरे नहीं भी मांग रहा होता हम उसको भी जाकर मशवरे देकर आते हैं। उससे नतीजा पता है क्या निकलता है, आपकी इंफॉर्मेशन और आपका डेटा हर एक के पास मौजूद होता है। दुनिया के पावरफुल लोग, दुनिया के बिलियनियर्स, वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के सीईओज, वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते, वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। नतीजतन वो डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है कि मीटिंग में सबसे आखिर में बोलो ताकि सबका डेटा आपके पास मौजूद हो। और यही वली अल्लाहों की निशानी भी होती है, जो कम खाते हैं, कम बोलते हैं और कम सोते हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला इस किताब का, जो कि इस किताब का फॉर्मूला नंबर या लॉ नंबर 48 है, पावर का लॉ, और वो कहता है कि पानी की तरह फॉर्मलेस रहो, बहते रहो, फ्लेक्सिबल रहो। जितनी दुनिया में आपने लोगों को देखा है कि जो अडेप्ट कर लेते हैं, आज वो वर्ल्ड लीडर्स में मौजूद हैं। आज आपने उन पॉलिटिशियंस को भी देखा है जो वक्त के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, वो रिडंडेंट हो जाते हैं, दुनिया उनके साथ चलना नहीं चाहती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे, आप अपने आप को वक्त के साथ साथ मोल्ड करते जाएंगे, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कितनी अच्छी नसीहत की थी अपने बेटे को, और उन्होंने ये नसीहत की थी कि अपनी ज़मीन पर, इस ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि तुम अपने पाँव से ज़मीन को उखाड़ नहीं सकते। जितने फ्लेक्सिबल रहोगे उतना ही कामयाब रहोगे। लेकिन ये सब बातें तब वैलिड होती हैं कि जब जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी आपको पता होती है, और वो है पैसा, कि पैसा काम कैसे करता है। एंड दैट्स व्हाई द नेक्स्ट बुक इज अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी। आपने रोनाल्ड रीड का नाम कभी सुना है? नहीं सुना होगा। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी काबिले शोहरत हस्ती तो थी नहीं। एक आम सा जेनेटर था, सफाई करने वाला, जो गैस स्टेशन के ऊपर भी नौकरी करता था। एक दिन 92 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। तो इसमें हैरानगी की बात क्या है? एक आम सा आदमी छोटी सी नौकरी करता था और वो गैस स्टेशन पे भी काम करता था, 92 साल की उम्र में फौत हो गया। लेकिन उसके बाद कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब वो मर गया, उसके मरने के बाद उसकी विल खोली गई। तो आपको क्या लगता है उसके पास कितने पैसे निकले होंगे? इतनी नौकरी में कितने पैसे होते हैं और कितने इंसान सेव कर सकता है? आपकी हैरानगी के लिए कि उसके पास $8 मिलियन निकले। जब इतने सारे पैसे लोगों ने देखे तो लोग हैरान हो गए कि ये करता क्या था अपनी जिंदगी में, जहां पर हार्वर्ड के MBA स्ट्रगल कर रहे हैं, आईवी लीग्स के ग्रेजुएट स्ट्रगल कर रहे हैं। तब उनको ये समझ में आया कि ये 40 साल से थोड़ा बहुत डेली बेसिस पर इन्वेस्ट करता था। और यहीं से मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी का आगाज किया। साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल कहता है कि ये जो पैसा होता है ना, इसका मैथ के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता जितना ताल्लुक इसका बिहेवियर के साथ होता है। और ये बात हम समझते नहीं है। रोनाल्ड रीड अपनी जिंदगी में मार्केट चढ़ गई, पैनिक हो जाओ, मार्केट गिर गई, पैनिक हो जाओ, डॉलर चढ़ गया, पैनिक हो जाओ, डॉलर गिर गया, पैनिक हो जाओ, वो ये सब कुछ नहीं करता था। वो मार्केट के उतार चढ़ाव पर परेशान नहीं होता था। वो रेगुलर बेसिस पर 40 साल डेली बेसिस पे मार्केट को स्टडी करके थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता था। और 40 साल के बाद उसको पता है क्या मिला? 40 साल के बाद उसको कंपाउंड इफेक्ट मिला। और ये बात वॉरेन बफे ने भी बहुत दफा अपनी किताबों में, अपने लेक्चर्स में कही है। और आइंस्टाइन इसके बारे में पता क्या कहता है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि जिसको आप कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। बजाय इसके कि आपके पास 1 मिलियन 10 मिलियन इकट्ठा आ जाए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, लेकिन रेगुलरली कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, आपको नतीजा मिल जाएगा। 1 महीने के लिए सुबह से शाम तक जिम में लगाने से आपकी सेहत रिकवर नहीं हो जाती है, लेकिन रोजाना 40 साल जिम जाने से
आप सेहतमंद रहते हैं। ये है पावर कंपाउंड इफेक्ट की, जिसको लोग समझ नहीं पाते। और आप पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे देखते हैं, क्रिप्टो आ गया सब भाग पड़ेंगे, क्रिप्टो बैठ गया सब निकल आएंगे, स्टॉक मार्केट चढ़ गई सब चले जाएंगे, स्टॉक मार्केट बैठ गई सब बाहर निकल आएंगे। हम अपने फैसले ग्रीड की बेसिस पे करते हैं, और कारोबार, जिंदगी, पैसा ये ग्रीड की बेसिस पे नहीं चलता, ये कंपाउंड इफेक्ट की बेसिस पर चलता है। एंड दैट्स द पावर एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। और ये किताब आपके लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आपके लिटरली 14 तबक रोशन हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ए ज़र तो खुदा नीस्त वले काज़ीउल हाजात। सो दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड। लेकिन इसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी का पर्पस कैसे ढूंढते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को डिफाइन कैसे करते हैं। एंड दैट्स व्हाई the number 2 book that I would be recommending this year is totally different, and it talks about the meaning. 1942 में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में एक इंसान रहा करता था, और इस इंसान का नाम था विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था, केयरिंग पेरेंट्स थे, प्यारी बीवी थी, एक छोटा भाई था, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहूदी था, और ये उस दौर में जिंदा था जब दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 जारी थी, और उस दौर के अंदर नाज़ीज़ ने इसे गिरफ्तार किया, कंसंट्रेशन कैंप में डाला, इसकी बीवी को अलग कर दिया, वालिदैन को अलग कर दिया, भाई को अलग कर दिया, और फिर ये उन तमाम सोबतों के बावजूद कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा रहा। फिर इसे पता चला इसकी बीवी मर गई, इसके वालिदैन को मार दिया गया, इसका भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर अपने साथियों को भी मरते हुए देखता रहा, लेकिन ये फिर भी जिंदा रहा। और जब ये बाहर आया तो इसने एक किताब लिखी, और इस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। और इस किताब के अंदर ये बड़ी अच्छी बात करता है, ये कहता ये है कि जितने लोग कंसंट्रेशन कैंप में बचे वो नहीं थे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो नहीं थे जो फिजिकली फिट थे, वो नहीं थे जो बहादुर थे, वो थे जिनके पास बाहर आने की कोई ना कोई वजह मौजूद थी। वो ये कहता है कि जब इंसान को उसका पर्पस मिल जाता है, उसको उसका मीनिंग, उसका जिंदा रहने का रीजन मिल जाता है, वो जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के काबिल हो जाता है। वो कहता है कि मैं इसलिए जिंदा रहा क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि जब इस कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आऊंगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अगर उसका वाई, उसका रीजन वो सॉलिड हो, वो स्ट्रांग हो। अब आपको एक मसले की बात बताता हूं कि ये किताब आपके लिए पढ़नी इसलिए जरूरी है कि आज आपके इर्द गिर्द कितनी दुनिया है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई कारोबार के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो एक चीज भूलते जा रहे हैं, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। जब तक आपको अपना रीजन नहीं मिलता, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो बहुत प्यारी एक बात है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की किताब में है, और वो एक जिक्र करता है कंस्ट्रक्शन के एक बहुत बड़े सीईओ का, जिसने एक शादी कर ली थी एक 18 साल की लड़की से, और सारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस छोड़कर यूरोप सेटल हो गया। उसने $100 मिलियन कमाए थे उस जमाने में, 40s and 50s की बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब दोबारा एक दफा न्यूयॉर्क आया, उसकी जो 18 साल की बीवी थी सब कुछ खा गई और सब कुछ डकार मार के उसकी जायदाद हड़प कर गई। वो वापस आया न्यूयॉर्क, वापस अपनी जिंदगी को एस्टैब्लिश करने लगा। तो कहने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पूछा कि अब क्यों मुश्किल पेश आ रही है, या क्यों कुछ नहीं कर रहे, पहले भी तो इतनी जिंदगी में सक्सेसेस अचीव की थी, दोबारा कर लोगे? तो कहने लगा कि यार डोनाल्ड, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया, और वो प्रॉब्लम यह है कि मेरा मोमेंटम टूट गया, मेरा रीज़न ख़त्म हो गया। मैं क्यों बनाऊँ किसी चीज़ के लिए, किसके लिए बनाऊँ? तो ये ज़िंदगी में दोस्तों जो रीज़न है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये रीज़न ऑलरेडी दे दिया है। जब विक्टर फ्रैंकल ये बातें करता है, तब आप एक दफ़ा कुरान मजीद की तरफ भी तो देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है फ़इन्न माल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप जिंदगी में कारोबार की, रिलेशनशिप की, नौकरी की, जो भी बच्चों की ट्रबल्स लेकर बैठे हैं, मुश्किलात किसकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन उन मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए आपका वाई और आपका रीज़न, ये वो हथियार है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। और इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन आप तब अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाते हैं जब आपकी ज़िंदगी में आपकी आदतें बेहतर होती हैं। एंड दैट्स व्हाई द नंबर 1 बुक that I'm going to recommend to you for 2026 is a book
बाय जेम्स क्लेयर। अब जो नंबर 1 किताब है जो आपको 2026 में लाजमी पढ़नी चाहिए, वो बुक है जेम्स क्लेयर की। जेम्स क्लेयर कहता है कि सन 2002 में वो बेसबॉल का एक अच्छा प्लेयर था और बेसबॉल बहुत अच्छी खेलता था, प्रॉमिसिंग करियर था, लेकिन फिर अचानक एक मैच उसने खेला और जिस मैच में वो मौजूद था उस मैच में एक बैट आकर उसके चेहरे पर लगा। इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल लेकर गए, इमरजेंसी सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने कहा अब इसको सारी जिंदगी सीजर्स रहेंगे, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहेंगे, दर्द है जो कभी खत्म नहीं होगा, लिहाजा जिंदगी में बेसबॉल भूल जाओ। जेम्स क्लेयर कहता है कि मैंने उसको कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर लिया था कि शायद अब बेसबॉल में कभी खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन उस वाकये के एन 10 साल के बाद ना सिर्फ उसने बेसबॉल खेली, वो ऑल अमेरिका एथलीट का अवार्ड विन कर जाता है। अब ये सब कुछ कैसे बदला, इस बारे में वो बात करता है अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में। और वो कहता है कि जब हम ये फैसला करते हैं हमने अपनी जिंदगी को बदलना है, तो जिंदगी बदली जाती है, आदतें पैदा की जाती हैं ऑटो पे, यानी ऑटोमेटिक अपना सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है कि जब आपको सोचना ना पड़े। वो ये कहता है कि अगर हम रोजाना बेबी स्टेप्स लेते रहें, 1% लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो साल के 365 दिन में हम 37 गुना अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका काउंटर इफेक्ट भी यही है कि जब आप अपने आप को रोजाना 1% गिराते चले जाएंगे, आप 37 गुना पीछे चले जाएंगे। यह है पावर कंपाउंड इफेक्ट की। वो ये कहता है कि आदतें ऑटोमेटिक बनाई जाती हैं, यानी उसका तरीका ये कि आपको सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें आपको सोचना ना पड़े कि आपको जिम जाना है या नमाज पढ़नी है, सुबह उठकर फजर पढ़नी है। अगर आपको ये सोचना पड़ता है तो ये आपकी आदत नहीं है। आदत तब होती है जब आपको सोचना ना पड़े। यानी अगर आपने सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, बाजमात मस्जिद में जाकर पढ़नी है, तो उसका तरीका यह है कि आप रात को सोते फिर जल्दी हैं, फिर आप अपने कपड़े रेडी रखते हैं, आप वुजू का पानी तैयार रखते हैं। जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सिस्टम आपकी आदत बना देता है। ये कहने से नहीं हो जाता। 2026 के शुरू में सब कह रहे हैं इस साल ये कर दूंगा, इस साल वो कर दूंगा, लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक महीना पीछे जाना शुरू हो जाते हैं और जितने ख्वाब होते हैं फिर कहते हैं ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा, अच्छा ये और ये तो नहीं हो पाएगा, शायद ये हो जाए, और फिर वो उतना भी नहीं हो पाता। वो ये बातें जब आपको ये बताता है अपनी किताब में, वो साथ ही साथ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी देता और वो एग्जाम्पल्स बड़ी ह्यूमनिस्टिक देता है और आपके लिए उसको मैं रेलेवेंट बना देता हूँ पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में। आपने ये देखा है कि जब रमज़ान आता है तो सब लोग इबादत में लग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन वो पूरा इन्वायरमेंट इतना इनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है कि हर कोई अपने टारगेट अचीव कर पाता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है पूरा इन्वायरमेंट बदल जाता है और सारी आदतें एकदम से गायब हो जाती हैं। वजह उसकी ये है कि हमने आदत बनाने की तो कोशिश की, हमने सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं की। वो बड़ा अच्छा जुमला लिखता है, वो कहता है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप हमेशा अपने सिस्टम के लेवल पर आ जाते हैं। लिहाजा अच्छी आदतें अपनानी है, एटॉमिक हैबिट्स अपनी डेवलप करनी है, तो आपको रोजाना छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आपने मिसाल ले लीजिए, अगर आपने 12 किलो वजन कम करना है साल, तो इसका मतलब यह है कि आपको साल में 12 किलो कम नहीं करना, आपको जनवरी के महीने में 1 केजी कम करना है। इसका मतलब यह है कि आपको एक हफ्ते के अंदर 250 ग्राम कम करना है। इसका मतलब यह है कि आपको आज जिम जाना है, कल से जिम नहीं जाना है। ये आप सिस्टम बनाते हैं तो आपकी आदतें बनती चली जाती हैं। अब जरा इन 5 किताबों को क्लोजली देखते हैं। डीप वर्क आपको फोकस समझाती है, 48 लॉज ऑफ पावर आपको पावर डायनामिक्स सिखाती है, साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सब्र सिखाती है, इसके अलावा मैन सर्च फॉर मीनिंग वो आपको जिंदगी का पर्पस बताती है, और एटॉमिक हैबिट आपको सिस्टम्स बनाने का कहती है। लेकिन आपको एक सच बताऊं, इन सब किताबों में कोई बात ऐसी नहीं है जो आपके लिए नई हो। ये सब वो बातें हैं जो कुरान और हदीस आपको बता चुके हैं। अगर आप क्लोजली इसको देखना चाहें तो एटॉमिक हैबिट जो आपको कहती है कि सिस्टम्स बनाओ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और हमारे बुजुर्गों ने कितनी दफ़ा आपको ये पहले बताया है कि अपने मामूलात ज़िंदगी
इनको सही रखो, इन पर तवज्जो दो, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सब्र सिखाती है, और आपको अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानो तआला सब्र करने वालों के साथ है, पेशेंस करने वालों के साथ है। लाइकवाइज मैन सर्च फॉर मीनिंग आपको जिंदगी का पर्पस बताती है, तो वो तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि इबादत के लिए आपको पैदा किया है, उसके बाद बाकी सब चीजें हैं। सेम टीचिंग्स आर ऑलरेडी देयर। लाइकवाइज 48 लॉज ऑफ पावर आपको पावर डायनामिक्स तो बताती है, लेकिन अगर आपको कुरान मजीद का इल्म हो तो आपको ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानो तआला ने फिरौन की मिसाल देकर, नमरूद की मिसाल देकर, टायरेंट्स की मिसाल देकर आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये लेसन्स मौजूद हैं, ये लेसन्स आपके सामने हैं। और अगर आप डीप वर्क की बात करें, फोकस की बात करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि कम बोलो और जितना बोलो ये मेक श्योर करो कि वो मीनिंगफुल हो। ये सारी टीचिंग्स आपके सामने मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किताबें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, ये किताबें आपको लाजमी पढ़नी चाहिए 2026 के लिए, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए, अपने फैसले बेहतर करने के लिए। लेकिन एक बात आपने तब भी याद रखनी है कि इल्म वही रहता है, सिर्फ उसकी पैकेजिंग बदल जाती है।